नॉर्थ ईस्ट की होती है तो कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस देखने में आते हैं उस चेहरे के जिसके बारे में बहुत समय से चर्चा होती रही और अभी भी होती है, क्योंकि उनके वीडियोस वायरल भी बहुत होते हैं सोशल मीडिया पर, और केंद्र में भी कुछ ऐसे पदों पर जब वो मंत्री के तौर पर रहते हैं उस जगह से आते हुए जिसके बारे में पहले कभी उस तरह से बात नहीं होती थी। कभी लगता है कि वो अच्छे फुटबॉलर हैं, कभी लगता है कि उनको मछली पकड़ना भी आता है, कुछ ऐसे वीडियोस भी उनके वायरल होते हैं, कभी वो जवानों के बीच में दिखाई देते हैं तो कभी खराब गाड़ी में धक्का मारते हुए भी दिखते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जरा जानने की कोशिश करेंगे इतने सारी खूबियों के साथ किरण रिजिजू जी, केंद्र में मंत्री अर्थ साइंसेज और भी बहुत सारे पदों पर पहले मंत्री रह चुके हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी डायलॉग के हमारे इस खास शो में। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी किरण जी, ये जो इतने सारे हमने वीडियोस की बात की, कभी एक आपका अलग रूप दिखता है, मंत्री के तौर पर अलग रूप दिखता है, ये तमाम चीजें उस जगह से आते हुए जिसके बारे में बात होती है कि सबसे अरुणाचल का ऐसा गांव था जहां ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, तब में और अब में जब किरण रिजिजू अपने गांव जाते हैं, क्या परिवर्तन है? इंसान का अपने जिंदगी में बहुत कुछ देखने को मिलता है और एक अपना अपना जर्नी होता है सबका। मेरा भी वैसे ही है। अपने गांव के हिसाब से हम लोगों ने जिस तरीके से बचपन में गुजारा है और वहाँ से इस सफ़र में हम लोगों ने जो देखा है, मैं कह सकता हूँ कि आज मेरा अपना गांव या जो मेरा राज्य को आप कहें तो आधुनिकता का हर पैमाना हम छू रहे हैं। और आज जहां हम पैदल चलते थे आज हम गाड़ी से चलते हैं। जहां हम अरुणाचल से दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत समय लगता था, आज एयरपोर्ट बन गए हैं, फ्लाइट से हम पहुंच सकते हैं। दूर दराज में हेलीकॉप्टर सर्विसेज है। खास के सड़कें गांव-गांव तक रास्ता बन गए हैं। बॉर्डर एरिया में आराम से गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं। तो आप पूरे पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि अब हम वो पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है और मेरा गांव भी अब कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। किरण जी, मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना जिसमें आपने कहा था कि आपने अपने गांव में रहते हुए प्लेन पहले देखा, गाड़ी बाद में देखी। ये क्या बताता है हमारे भारत की उस तस्वीर के बारे में जिसमें उत्तर पूर्व का जिक्र होता है? वो जैसे मैंने बताया, बचपन में हमारे वहां तक गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि सड़कें नहीं बनी थी। तो 1962 के बाद बहुत एयर एक्सरसाइज, फाइटर एयरक्राफ्ट का, हमारा एयरफोर्स का, आर्मी का काफी एक्सरसाइज चलते थे। तो बचपन में हर रोज हम लोग देखते थे पूरा मीग एयरक्राफ्ट, मिराज एयरक्राफ्ट उड़ते हुए। तो बहुत गांव के सामने में एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखते रहते थे। गाड़ी देखा नहीं था, तो गाड़ी तो बहुत बाद में देखा। तो इसलिए मैंने किसी कार्यक्रम में बताया था कि हमने एरोप्लेन पहले देखा, गाड़ी बाद में देखा। तो ये जो 9 साल की जब हम तस्वीर देखते हैं अब अरुणाचल की और नॉर्थ ईस्ट की, उस गांव की तस्वीर कितनी बदली है अब? गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाएं जो भी जरूरत होते हैं आजकल लगभग है। भौगोलिक स्थिति से दूर है, मौसम खराब रहता है, वह अलग बात है, मगर कोई भी इमरजेंसी, किसी भी आपातकाल का कोई भी समस्या हो, उसको हैंडल करने का क्षमता है। मैं होम मिनिस्ट्री में थे पिछली सरकार में, तो प्राकृतिक आपदा जब आते हैं तो उसको भी समाधान करने के लिए हम लोगों ने काफी चीजें खड़ा किया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी चीज से हम वंचित नहीं है। तो इतना समय क्यों लगा? लेकिन किरण जी, 75 साल की बात होती है, 65 साल की बात होती है, और फिर जब इतिहास की बात होती है तो बहुत सारे जिक्र भी होते हैं। उत्तर पूर्व में इतिहास की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं तो बहुत बचपन से काफी रुचि रखता हूं अलग अलग चीजों के ऊपर। मैं जब पॉलिटिकल पार्टी में मेरा एंट्री हुआ, बहुत करीबी से
जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज और कोई जगह पिछड़ापन कैसे होता है और किसी भी राज्य या राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, और करीबी से मैंने देखा है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो 2014 के बाद पूर्वोत्तर भारत को एक जिस तरीके से प्राथमिकता देना चाहिए था वो मिला है। मैं तो विपक्ष का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। हम खुद ऑपोजिशन एमपी के हिसाब से कितना बोलते थे, कभी कभी जबरदस्ती हम लोग बहस होते थे लोकसभा में, तब भी हम कोशिश करते थे कि सरकार का ध्यान को आकर्षण करें और ऐसा नीति का बारे में हम बताएं जो हमारे लिए पर्याप्त है और हमारे लिए सही नीति रहेगा। वो मिला नहीं है, इसलिए कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड है और मेन स्ट्रीम से बाहर है। मैं तो हमेशा इस चीज को मानता हूं कि पूरा देश एक है, तो एक देश एक है तो फिर नॉर्थ ईस्ट क्यों अंडर डेवलप रहा इतने सालों तक। 2014 के बाद मैं कह सकता हूं कि अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड भी नहीं है, नेग्लेक्टेड भी नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं मैं जहां खड़ा है वही मेन स्ट्रीम है। देश में लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहिए, मैं जहां खड़ा हूं मेरा गांव ही मेन स्ट्रीम है। और आज देश में कोई भी इलाका देश के अंदर में ये नहीं कह सकता कि वो देश से वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हर एक इलाका, चाहे लद्दाख में जाओ, चाहे वो लक्षद्वीप में जाइए या अंडमान में या रन ऑफ कच्छ में या नॉर्थ ईस्ट में, हर एक जगह किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोई भी भारत का भू विभाग अपेक्षित नहीं होना चाहिए। कोई भी भारत का राज्य किसी भी तरीके से उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा भारत जुड़ चुका है। इसलिए मैं इसी बात को कह रहा हूं कि कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, कोई साइड स्ट्रीम नहीं है, कोई किसी के जोड़ने का नहीं है। सारा भारत एक साथ जुड़ा हुआ है और सभी मेन स्ट्रीम है। किरण जी, आप जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पीएम की बात कर रहे हैं, जो नारे की, और सारा भारत एक है, इससे किसी को इनकार हो भी नहीं सकता और ये बिल्कुल सच्चाई है देश की। उसके बावजूद ये सवाल इसलिए खड़ा होता है जब कांग्रेस जैसी पार्टी जो सबसे ज्यादा जिसने राज किया देश पर, वो जब ट्वीट करते हैं उनके नेता, तो वो केरल से दिल्ली और कन्याकुमारी, लेकिन उसमें कहीं पर भी वो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं करते। तब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अभी भी उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट के बारे में? माइंडसेट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी और कई इस देश में ऐसे तथ्य हैं जिनको चेंज करना होगा। क्योंकि मैं जब लोकसभा में आए तब भी लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो इतना बात नहीं कर सकते हैं, या जैसे कि बाकी हिस्सों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, और बहुत ही टोकन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखते थे। और हम लोगों ने बात शुरू किया और दिल खोल के हमने बात किया और सबसे मिलना शुरू किया। तो ऐसा तो कोई है नहीं, चाहे मैं आदिवासी हो सकता है या पूर्वोत्तर से या किसी और देश का इलाका से आ सकता है, लेकिन है तो भारतीय है। तो अपना पहचान, अपना सम्मान, ये कहीं खोना नहीं चाहिए। और जब आपका सम्मान या आपका मान कहीं नहीं मिलता है तो उसका जो नतीजा होता है वो अलगाववादी का जो उत्पन्न होता है उससे भी जुड़ता है। जैसा हमारे पूर्वोत्तर भारत में, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे 2014 में, हमारे यहाँ हर राज्य में कुछ ना कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्यों होते हैं मैं संक्षेप में बताता हूँ। हमारे नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे कम्युनिटीज, छोटे छोटे ट्राइब्स है, उनका अपना अपना इश्यू होता है, उसको एड्रेस करने का कोई व्यवस्था नहीं था। मान लो असम से कोई ग्रुप है, कोई ट्राइब्स है, वो डेलीगेशन गए दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पास भी टाइम नहीं है इनको मिलने के लिए। मंत्री का तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो सपनों में भी नहीं है। तो जब वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन दिल्ली में अधिकारियों से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं, टाइम मिलते नहीं है, तो विवश हो जाते हैं और इमोशनल होते हैं हमारे ट्राइबल समाज के, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे लोग हैं। तो उसका नाराजगी या उसका जो जिस तरीके से उनका अपना जो गुस्सा होता है, वो यहां जाकर के क्या करते हैं, बंदूक उठाते हैं, जंगल चला जाते हैं और सोचते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है,
इसे जंगल चले जाओ और बम गोली मारो तब लोग सुनेंगे, या बंद कॉल करो, रास्ता बंद करो, एजिटेशन करो, तब जाके के लोग सुनेंगे। तो लोगों को एजिटेशन करने के लिए बंदूक पकड़ने का नौबत क्यों आना चाहिए? हम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब से मोदी जी का सरकार बना है, हम लोगों ने पूरा समय दिया। मैं तो होम मिनिस्ट्री के समय में एक दिन में कम से कम 6-7 ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिलते थे और खुल की बात करते थे, तब जाकर के खराब अच्छा जैसे भी हो आगे पीछे बात करके समाधान किया जा सकता है। अब 2014 से अब तक देखिए कितना मिलिटेंट ग्रुप अपना बंदूकें, अपना जो जितना हथियार है वो सरेंडर कर चुके हैं और मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, किसी न किसी ये डिपार्टमेंट में या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटीज करके काम कर रहे हैं। तो मणिपुर में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुए हैं हमारे मैते कम्युनिटी और कुकीज के बीच में, वो आपस का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो अनफॉर्चुनेट जो घटना हुए हैं, उसको छोड़ के आप पूरा देखिए पूर्वोत्तर भारत में शांति है। वो शांति इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठे हैं अब वो सुनते हैं, इसलिए। इसीलिए किरण जी, ये बात भी जो आपने जिक्र किया कि पहले की सरकारों के पास, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात थी, मंत्रियों के पास समय नहीं था। अब अगर प्रधानमंत्री खुद लगभग 55 के आसपास, अगर मैं आंकड़ा ठीक दे रही हूँ, हाँ, दौरा कर चुके हैं उत्तर पूर्व का। 52 तो ऑफिशियली हो गए हैं। हाँ, और उसके अलावा 15 दिन में मंत्रियों को ये हिदायत दी गई है कि जाएं, जो भी फाइल नॉर्थ ईस्ट की आती है उसको तुरंत क्लियर किया जाता है। ये उसके बावजूद है जबकि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो खुद असम से ही राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये भी उस विजन का ही हिस्सा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल मैं किरण जी इसलिए पूछ रही हूँ, कहा जाता है कि सरकारें उसी स्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाती हैं जहां से उसे लोकसभा में सबसे ज्यादा फायदा हो, लेकिन उत्तर पूर्व में तो 25 सीटें ही हैं, तो फिर उत्तर पूर्व को इतना महत्व देना? नहीं, उस समय मैंने जैसे कहा अपना सोच होता है, मानसिकता, मेंटलिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें ये हर भारत का हर भू विभाग को किस तरीके से अपने जो पॉलिसी में समा के ले जाना है उसकी बात है। मोदी जी ने जब पहला बैठक बुलाया था, मैं तो शुरू से उसके मंत्रिमंडल में रहा है, तो पहली बार उन्होंने बैठक बुलाया उस समय मंत्रियों को, सारे जो हम लोग 44 लोग थे उस समय, तो उसको बताया कि अब नॉर्थ ईस्ट को फुल फोकस देना होगा। फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, मैं उसमें था, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में ये तय किया कि रेगुलेट करना है कि हर मंत्री किसी ना किसी रूप से नॉर्थ ईस्ट में नियमित रूप से जाना है, समय समय में जैसे तय किया हुआ है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को कम से कम 3 महीना में जाने का बनता है, या एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हर 3 महीने में जाना बनता है। और अगर आप उसको आकलन करेगा तो हर 15 दिन में कम से कम 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो नॉर्थ ईस्ट जाना है। तो हम लोगों ने एक इस तरह का एक कार्यक्रम बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे, तो आनंद कुमार जी हमारे साथ में थे, तो अभी वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री भी थे। तो हम लोगों ने ये जो एक सिस्टम बनाया, तो प्राइम मिनिस्टर कभी कैबिनेट मीटिंग में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक में खुद पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कितने बार गई, कौन कौन मंत्री क्या क्या देखा है। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम चल रहा है, हर मंत्री को बॉर्डर एरिया में जाना है, जाना सिर्फ नहीं है, वहां रहना है, कम से कम आप 48 घंटा आपको वहां बिताना है। तो इस तरह का जब प्राइम मिनिस्टर जब एनफोर्स करते हैं, उसका असर अधिकारियों पे भी होता है। फिर उसका नतीजा क्या होता है, लोगों के बीच में हमारा विश्वास पैदा होता है। इसलिए मनमोहन सिंह जी बहुत वरिष्ठ है, मैं उसके बारे में व्यक्तित्व तौर पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे और असम से राज्यसभा का एमपी रहे हैं। लेकिन हमारा वहां एक बार आया अरुणाचल में, और बहुत सी जगह में तो गए नहीं है, नागालैंड नहीं गए हैं या कई राज्यों में नहीं गए। तो उसमें आप देखते ना लीडरशिप कितना जमीन से जुड़ा हुआ है, उसमें पता लग जाता है। किरण जी, इस मंच से आज कुछ ऐसे सवालों के भी जवाब हम चाहेंगे जिसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है देश में। उसका जवाब अगर सीधे आपकी तरफ से आया तो शायद ज्यादा उचित होगा। अरुणाचल प्रदेश और खासकर उस गांव से आप आते हैं जिसका बॉर्डर चीन से लगता हुआ है,
एक बार फिर विदेश की धरती पर बैठकर ये सवाल खड़े किए गए कि क्या भारत चीन से डर रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपनी पैठ जमा ली है, क्या कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है। जो सच्चाई है वो हम आज आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, ये बात बताने से पहले मैं कुछ बातें हैं उसको पहले बोलना चाहता हूं। आजकल पार्लियामेंट में गंभीरता से जो चर्चा होती है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं जब एमपी बना उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, फॉर्मर पीएम चंद्रशेखर जी, ये सब थे और हम लोग ऐसे यंग एमपी देखते थे, वो गंभीरता से चर्चा होते थे और उसका जवाब भी वैसे होते हैं। अब तो कांग्रेस का नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है चर्चा करने का, तो लिखा हुआ भाषण या तो सोच के आते हैं वही बोलते हैं, गंभीरता से विषय का समझ नहीं है। तो उसके वजह से उसके पार्टी के लोग हल्का फुल्का बात करते हैं। कभी कभी वो हल्का फुल्का इतना डेंजरस होता है कि वो राष्ट्र के हित में भी वो नहीं है। अब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर अमेरिका में भी और लंदन में भी ये सब बात दोहराते रहते हैं। अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कुछ मीडिया वाले हैं जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये कहानी चलाते रहते हैं कि अरुणाचल के अंदर में चाइनीज आर्मी घुस गया है और गांव बनाया है। अब ऐसे चीजें हैं, इसको कैसे आप समझाओ? अगर हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, वो तो कोई जादू तो नहीं है ना, घुसा है तो दिखाई देगा कहां है। वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि ये देखिए यहां तक आ चुके हैं। इसलिए मैंने इनको, राहुल गांधी को भी और कांग्रेस के जो भी ये सब बयानबाजी करते हैं उनको भी कहा है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, खुद श्रीमान राहुल गांधी को भी कहा है कि आप मेरा साथ चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम राहुल गांधी क्या कहते हैं वो नहीं है, प्रॉब्लम उनके झूठ बोलने से हमारा आम आदमी सच मान लेता है, ये खराब बात है। क्योंकि 1959 में जिस जगह चाइनीज लोगों ने जो अभी गांव बनाया है, वो जगह 1959 में कब्जा कर लिया। 1962 में और बाकी जगह को इन्होंने हमला किया, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया। जो 62 से पहले जो जमीन पे उसका अतिक्रमण हुआ वो कब्जा करके बैठा हुआ है। वही एक गांव है जिसको एक बदमाश जो मीडिया वाले हैं उन्होंने वेबसाइट में उसको अपलोड कर दिया, बाद में लोगों ने उसको चलाना शुरू कर दिया। अब ये चालाकी को देखिए, ये चालाकी नहीं, ये बदमाशी है। पहले न्यूज चलाया, गलत न्यूज चलाया, उस न्यूज को और लोगों ने चलाया, फिर उसको कुछ नेता ने बात बोला और बाकी जो देश वाला उसको सुन के हमको पूछते हैं कि चाइना के अरुणाचल के अंदर में घुसा है क्या। आप कभी टेलीविजन वाले और बाकी कुछ लोग अगर आप लोग जा सकते हैं तो जहां हमारा बॉर्डर है, मैं तो जाता हूं, वहां जाकर के वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को पूछिए कि जो बॉर्डर कहां है और जहां आज बॉर्डर है वहां तक चीन ने कब्जा कब किया था। तो बिना मतलब इस तरह का विषय को चर्चा का विषय बनाना और अपना ही देश का अखंडता को चोट पहुंचाने वाला बात करना, हमारा जो समृद्ध भारत का जो एक ताकत है उस पे सवाल उठाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो नहीं सकता है। वो भी देश का कुछ नेता जिनको देश के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए और वो इस तरह का बातें करते हैं। हाँ। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी नेता जितना संख्या में जाना चाहते हैं मेरा साथ चलिए, मैं सबको बॉर्डर घुमाऊंगा। वैसे तो वो लोग इतना घूम नहीं पाएंगे। नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं वो भी बहुत फिट है आपकी तरह। फिटनेस, राहुल गांधी का जो दिखा हुआ फिटनेस, बॉडी का फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, वो ठीक है। मैं जो फिटनेस का बात करता हूं, मेंटल फिटनेस, देश के लिए काम करने के लिए आपका मानसिक रूप से आप संतुलित भी होना पड़ेगा और आप बिल्कुल सुपर फिट भी होना पड़ेगा। देश सेवा करना आसान नहीं है। किरण जी, क्योंकि मैं एक सवाल इसी पर लूंगी, आपने इतनी सेंसिटिव यहाँ पर बात की है कि कुछ लोग, खासकर मीडिया के भी कुछ लोग, इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं देश हित में के खिलाफ जाकर, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग। पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, लेकिन जो लोग अगर देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप तो सरकार में है, कुछ आप करेंगे?
क्योंकि देश की छवि अगर अमेरिका में, लंदन में, सब जगह ये साबित हो रही है चीन को लेकर, तो सरकार को कुछ करना चाहिए क्या इसमें? देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जो जनता का हित में या देश हित में जो है, हम वो बातें करते हैं। कुछ चीजें हैं, अगर कानूनी तौर पर कोई कदम उठाना होता है तो वो अपने आप वो कदम तो उठाएंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से ऐसा बात नहीं करना चाहता हूं जो सही होते हुए भी लोग उसको गलत समझे। अगर मैं किसी का बात करने का, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको बंद करने वाला बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आदमी को ये याद रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड फ्रीडम होता है। आप ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे दो और देश को गाली दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप नहीं भूलना चाहिए। फंडामेंटल राइट का ही बात करते रहेंगे और अपना जो दायित्व है, आपका कर्तव्य है, उसको आप नहीं सोचेंगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं कोई कानूनी कार्रवाई के बारे में तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि देश के खिलाफ विदेशों में या देश के अंदर में जो लोग बातें करते हैं, जनता उसको देख रहे हैं और उसका चुनावी प्रक्रिया है, सबको जवाब मिलेगा। किरण जी, ये जो दलील दी जाती है, क्योंकि आपने विकास की एक पूरी फहरिस्त बताई जो पिछले 9 साल में विकास हुआ है और नॉर्थ ईस्ट अब मेन मुख्य धारा में आ चुका है, ये जो दलील दी जाती है कि पहले बॉर्डर एरियाज पर इसलिए सड़कें नहीं बनाई जाती थी या कनेक्टिविटी इसलिए नहीं थी क्योंकि दुश्मन से डर था कि वो आकर कब्जा कर सकता है, उस डर पर एक तरीके से क्या जीत पाई है या वो डर जबरदस्ती का बनाया जा रहा था? नहीं, वो देखिए, मैं जब अपोजिशन एमपी था, मैंने 2 बार पार्लियामेंट में बहस किया था इसको, कि मुझे मालूम है अगर भारत सरकार चाहेगा तो बॉर्डर में रोड क्यों नहीं बना सकते हैं। भारत कोई इतना छोटा मोटा देश तो है नहीं। ठीक है, हम अमेरिका जैसे, चीन जितना हमारा आर्थिक शक्ति अभी नहीं है, लेकिन हम उभर रहे हैं, हम उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि आप बॉर्डर एरिया में रास्ता ना बना पाए, बिजली वहां पानी नहीं पहुंचा पाए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों है कि 2014 से पहले कोई भी बॉर्डर एरिया में गाड़ी नहीं बन सकता है। तवांग में हमारा बुमला जो बॉर्डर है, उसको छोड़ के कहीं हमारा बॉर्डर तक का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं था जहां गाड़ी से ठीक ठाक पहुंच सके। 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी साहब ने फिर सार्वजनिक उसको बयान दिया है पार्लियामेंट में कि योजना तहत ये भारत सरकार का पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया में ढांचा खड़ा नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, क्योंकि चाइना हमारा गाड़ी रास्ता को यूज करके और हमको जल्दी से हमको अपना कब्जा में ले लेंगे। तो ये जो डर और जो निगेटिव मेंटालिटी, जिसको आप पेसिमिस्ट जो पॉलिसी आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस का पॉलिसी रहा है। मोदी जी ने उसको रिवर्स किया। जो बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाना है, इस पॉलिसी को खत्म करके अब बॉर्डर को ही हम फोकस एरिया मानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो बॉर्डर विलेज है, सरहद में जो गांव है, वो आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। तो द विलेजेस इन द बॉर्डर एरियाज आवर प्रायोरिटी विलेजेस, सो दे आर नॉट द लास्ट विलेजेस बट दे आर आवर फर्स्ट विलेजेस। तो सारा जो कंसेप्ट है उसको बदल दिया है। इसलिए तो आज बॉर्डर के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं तो आज अभी गुवाहाटी में हूं, अभी मैं गाड़ी पकड़ूंगा, किसी भी बॉर्डर एरिया में आज रात तक मैं पहुंच जाऊंगा। उस समय 12 दिन 13 दिन पैदल चलते थे, आज वो 12 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो ये डर बेमानी था, मतलब वो डर हुआ नहीं है। वो डर एक्चुअली वो बेवकूफी भी है और ये देश हित में नहीं रहा है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। अभी आप जाइए बॉर्डर एरिया में, उस पार जाइए, काफी विकास हो चुके हैं, अब हम भी तेजी से विकास हो रहे हैं, तो संतुष्टि का भाव तो मिलता ही है। तो ये संतुष्टि फील होती है जब आप जाके अब लोगों से मिलते हैं? क्या वो अपने ऐसे एक्सपीरियंस अब आपको बता पाते हैं कि पहले हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था और अब जीवन बदल चुका है? क्योंकि आपकी कुछ एक जो पीएम ने भी आपके ट्वीट को कोट ट्वीट किया दैट यू आर अ डिसेंट डांसर, वो उस संस्कृति का कहीं ना कहीं मेल दिखाता है। बिल्कुल। अभी तो
जो एक भारत श्रेष्ठ भारत तो सिर्फ वो फिजिकल कनेक्शन है ना, वो मेंटली, कल्चरली, इमोशनली, तो भारत का किसी भी राज्य से आज अरुणाचल आ सकते हैं, मणिपुर जा सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब हम कल्चरली सब जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा आदान प्रदान हो रहा है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से सारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भारत के और अन्य राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के जितना है, अब इनका एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है। तो हर दृष्टि से कल्चरल एक्सचेंज, यूथ प्रोग्राम, मैं खुद यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मंत्री रहा है, उस समय यूथ का नेशनल इंटीग्रेशन में हम काफी युवाओं को, हर राज्य के युवाओं को एक दूसरे राज्य से मिलाने का काफी कार्यक्रम करते हैं। तो वैसे अभी हम गांव जाते हैं, मैं पहला चुनाव पैदल लड़ा, पैदल चल के मैंने चुनाव लड़ा। 60% गांव में पैदल से गए हैं। अब मैं, कोई गांव ऐसे नहीं बचा, एक दो छोटा कोई कैंप हो सकता है, लेकिन बड़ा जितना गांव है, अब मैं गाड़ी से जाता हूं मीटिंग के लिए। उस समय जब मैं बहुत जवान था, जब पहला चुनाव लड़ा, तो उस समय तो हम जब एक बार गांव चले गए तो 2-3 महीने के बाद ही हम गाड़ी रास्ता में फिर वापस आता है, एक गांव से दूसरा गांव, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम पैदल जाकर के इलेक्शन कैंपेन करते थे। तो हमारे आंखों के सामने में हमने बदलते हुए तस्वीरें देखा है। 2014 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो हम देखे हैं, वो तो मोदी जी के चलते ही ये सब हुआ है। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होते तो हम सोचने से भी क्या होगा, अब प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा पॉलिसी प्रधानमंत्री का स्तर से होता है। कैबिनेट में जब चर्चा होती है तो उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही सब कुछ होता है। किरण जी, क्योंकि आपने फिर वही बात की 2014 से अब तक की, इसी बात पे फिर राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोगों को रेयर व्यू में देखने की आदत पड़ गई, आप लोग हमेशा कंपैरिजन में आ जाते हैं और इतिहास की बात करते हैं, ना कि भविष्य की बात करते हैं कि पहले ये नहीं हुआ था या पहले वो नहीं हुआ था। ऐसा है, 2014 से जो पहले घटनाएं है, मैं तो सोचना भी नहीं चाहता हूं। यहां जितना बैठे हैं सबको मालूम होगा, 2014 से पहले आप सवेरे सवेरे एक पेपर उठाइए, वो करप्शन ही आपका न्यूज में आएगा। कोई मंत्री ने घपला कर दिया, कहीं स्कैम हो गया, कहीं चोरी हो गया। तो जो करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जब जब कांग्रेस का शासन रहा है, करप्शन ही उनका पहचान रहा है। यूपीए के समय में आज देखिए, वो हम 5G लगा रहे हैं और 2G नए आया, उसमें घपला करके सारा पैसा खा दिया। तो आप देखिए, जो ये डायलॉग बाजी जो करते हैं ना, ये रेयर व्यू, फ्रंट व्यू, उसको मालूम ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो पूरा भ्रष्टाचार का दुकान जगह जगह खोल के रखा हुआ था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें एक आप 10 करोड़ का एक रोड सैंक्शन लाने के लिए भी आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। फाइल मूव होता नहीं था कांग्रेस के जमाने में। आज कोई हिम्मत है पैसे मांगने का हमारे ऑफिस में, हमारे सरकार में कोई आदमी पैसे देकर के स्कीम लाता है, ये सोच भी नहीं सकते। और कांग्रेस के समय में बिना पैसे दिए सैंक्शन होना, ये सोच नहीं सकते थे। ये जमीन और आसमान का इसमें बदलाव लाया है। ये सब जानते हैं जो बच्चे हैं, अभी 18 साल जो अभी हुए हैं, 19 साल हुए, वो मालूम नहीं होगा कांग्रेस के जमाने में कितना अंधेरा था। लेकिन आप लोग जो लोग अभी मैच्योर्ड है, वो तो मालूम है ना कांग्रेस के जमाने में क्या हालत था। इसीलिए पीएम ने एटीएम कहा था कि कांग्रेस के लिए नॉर्थ ईस्ट एक एटीएम बनकर रह गया था। इसी वजह से ये मैं पॉलिटिकली बताना चाहता हूं, कांग्रेस का जो भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे नॉर्थ ईस्ट में, वो दिल्ली से खाली ब्रीफकेस लेके आता था, क्योंकि यहां से पैसे भर के ले जाना है। एमएलए टिकट के लिए पैसा, चीफ मिनिस्टर को बनाए रखने के लिए पैसा, और किसी को मंत्री बनाए रखने के लिए पैसा। कांग्रेस हर चीज के लिए पैसा कलेक्शन करते हैं। हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी भी कुछ सीनियर कांग्रेस नेता अभी भी है, आप पूछिए। दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑफिस से फोन आ जाते हैं कि इस महीने का आपका पैसा आया नहीं है। उगाही चल रही है, मतलब पूरा डोनेशन कलेक्शन, ये तो लूट था कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस ऑफिस में अभी भी जाइए, पियोन भी जब तक आप 10,000 हाथ में नहीं थमाएंगे, वो अपॉइंटमेंट का चीज अंदर पहुंचाते नहीं है। तो कांग्रेस का कल्चर ही भ्रष्टाचार है। उनका जो अंदर से उनका जो कैरेक्टर बन चुका है, इसलिए कांग्रेस का वो जो बुरा दिन मैं सोचना भी नहीं चाहता हूं।
और मैं जब सोचता हूं कांग्रेस के जमाने में हमारा क्या हालत था, तो आज भी मुझे दर्द होता है। जो अब बदल चुके हैं, हम लोग आगे निकल गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अब दुनिया का नेतृत्व करने वाले हैं भारत देश। पुराने वो जो रेयर व्यू जो है, वो राहुल गांधी को पूछो कि उस पीछे का आईना में जरूर देखे कि उसका कांग्रेस काल में कितना वो काला जो चिट्टा जितना भी है वो खुद देख ले। किरण जी, क्योंकि आपने ऐसी बात कही, इसीलिए आपको लगता है यही वजह रही कि जिन छोटे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के 5 साल सरकार नहीं चल पाती थी पूरे, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी खत्म हो गया और सरकार बार बार रिपीट हो रही है। वो तो इसलिए कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गया ना। पहले तो आप जो सरकार में रहते थे कोई बड़ा काम हमको देखने नहीं मिलते हैं। आजकल एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम में हर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा से सबके लिए रास्ता खोला है। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप जरूर जीत पाओगे, नहीं तो फिर जनता आपको नहीं चुन पाएंगे। तो इसके वजह से छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य है और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक राज्य अपने तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया में हाईएस्ट है। उसके अलावा बाकी जितने राज्य हैं और 7 राज्य हैं, उनका भी पर कैपिटा हमारे जीडीपी इनकम का काफी तेजी से इजाफा हो रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 8-10 साल के अंदर पूर्वोत्तर भारत बहुत ही एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब बनेगा। जो एक्ट इस पॉलिसी मोदी जी ने रचना की है, उसमें पूरे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट का 2% बाकी देश से सटा हुआ है, बाकी 98% हमारा वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये एक हर दृष्टि से जितना जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वो देखते हुए मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था वाला एक ये रीजन बनेगा। और ये देश का ग्रोथ में, और जो मोदी जी ने एक सपना रखा है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अंत में किरण जी, 2 चीजें मैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये बात करना जरूरी है, जिस तरीके की बात की जा रही है, एक विभाजन वाली बात को लेकर सवाल होते हैं कि कौन देश को विभाजित करना चाहता है। आपने अभी पूरा खुलासा किया कि ये विभाजन की राजनीति उत्तर पूर्व में कहां से आती थी। अरुणाचल प्रदेश को क्या हिंदू स्टेट बनाने को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जिसका आप बार बार जवाब भी दे रहे हैं, उस पर क्या है? हमारा देश में कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं कि किसी को आप जबरन किसी धार्मिक व्यवस्था और उसमें समावित करना है। ये सब बातें हैं। जब हम विकास का बात करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए लोग ऐसे कह देते हैं कि वो बीजेपी हिंदू पार्टी या बाकी को कन्वर्ट कर रहा है। आप बताइए, आज अरुणाचल प्रदेश में किसी को पकड़ के हिंदू बनाया? नहीं, बना नहीं सकते हैं। वैसे जो हिंदू फिलोसफी में भी ऐसा नहीं है कि पकड़ के आप हिंदू बना दो, वो जन्म से आप अपना स्थापित करते हैं। लेकिन हमारा विचार, हिंदुत्व विचार, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। हम सारे धर्म, सारे विचारों को एक समान मानते हैं। तो मैं ये धर्म का राजनीति और धार्मिक रूप से किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, ये मेरा मूल भाव नहीं है। मैं इसमें ये बहुत ज्यादा मैं उसमें चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारा धर्म हमारी पहचान है, जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस पहचान, इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा धरोहर है। उसके बाद कोई अगर हम पे आरोप लगाते हैं अरुणाचल में वे हिंदुइज्म फैला रहा है, तो रिकॉर्ड में कोई ट्राइबल आदमी हिंदू नहीं है। लेकिन हमारा प्रथा सेम है। हम पेड़ पूजा करते हैं, हम सूरज का पूजा करते हैं, चंद्रमा का पूजा करते हैं, धरती का पूजा, जल का पूजा, वायु का पूजा करते हैं हम गांव में। तो हिंदुओं में जो प्रथा है वही है। अलग अलग सेक्ट, अलग अलग
तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने का जो तरीका है पूजा पाठ का अपना अपना हो सकता है, लेकिन भाव तो बराबर है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं वो बहुत कम्युनल पार्टी है, और जो कम्युनल पार्टी है, कम्युनल माइंडसेट है, वो बीजेपी को कम्युनल बोलते हैं। बीजेपी से बड़ा सेकुलर पार्टी मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं है। सबको बराबर मानते हैं, सिर्फ ये है कि हमारा जो आइडेंटिटी को खत्म करने का कोशिश मत करो, बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए। और मैं अगर अरुणाचल प्रदेश की तरह आपको अब धन्यवाद कहूं तो जय हिंद, क्योंकि वहां जय हिंद सबसे ज्यादा दिन में बोला जाता है। ऐसा खुद प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, एक दिन में लगता है 10 बार जब भी ग्रीट करते हैं। क्या है कि अरुणाचल में 1962 से थोड़ा पहले भी काफी हलचल हो रहे थे, लेकिन 62 के बाद हमारा काफी आर्मी के लोगों से हमारे लोगों का भी काफी मिलना जुलना होता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब जय हिंद नारा लगाया, उसका सबसे ज्यादा कनेक्शन अरुणाचल के लोगों में हुआ है। तो वहाँ कोई ग्रीटिंग्स, कोई अभी नमस्ते भी नहीं बोलते हैं, कोई अलग अलग भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, सब जय हिंद बोलते हैं। तो वो वही हमारा नारा है, इसलिए आपको भी जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी।